प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बहिवन से आज हम पुनः कक्षा 11वीं के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और हम इसे बहुत ही आसान तरीके से उदाहरण के द्वारा यह हल करने का प्रयास करेंगे या आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में न्यूटन की गति के नियम क्या है। चलिए अपन शुरुआत करते हैं न्यूटन की गति के पहले नियम में। यदि न्यूटन की गति का पहला नियम देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आता है बल। यानी न्यूटन की गति के नियमों को यदि हमको समझना है तो हमको बल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बल क्या होता है? बल एक प्रकार का क्या है? धक्का है। अपन किसी को धक्का दें तो ही बल है, या किसी चीज को अपन क्या करें, खींचें तो वो भी क्या है, बल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या क्या है, खिंचाव है। एक प्रकार का धक्का या फिर क्या है, खिंचाव है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। इसके पहले की क्लासेस में अपन ने बल के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो इसके पहले की जो हमारे वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। तो बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का धक्का या क्या है, एक खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। चलिए अपन पहले नियम की बात करें तो न्यूटन की गति का पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी। यानी उनके आधार पर यह बतलाया गया, न्यूटन सर के आधार पर यह बताया गया कि यदि ये पेन यहाँ पर रखा हुआ है तब वो यहीं पर रखा रहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगा। क्यों? और जब तक कि कोई बाह्य बल यानी कहीं दूसरी जगह से हम उसको बल उठा के दूसरी जगह ना रखें तब तक वो वहीं का वहीं रखा रहेगा। यही न्यूटन की गति का क्या है, पहला नियम है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यानी यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही क्यों रहती है, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे पृथ्वी यदि गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी, या जितने भी ग्रह गति कर रहे हैं वो गति ही करते रहेंगे, या कोई वस्तु यदि चल रही है तो चलती ही रहेगी। तो ऐसा क्यों? जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए तो क्यों ऐसा नहीं होता? तो ऐसा क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो मुख्य कारण होता है जड़त्व। इसका मुख्य कारण क्या होता है? जड़त्व। अब जड़त्व क्या है? तो देखिए जड़त्व क्या होता है, जैसे हर एक व्यक्ति का या किसी वस्तु का एक विशेष गुण होता है। यानी कोई ना कोई व्यक्ति होगा, वो उसका एक विशेष गुण है, कोई खेलने में वो है, कोई किसी अन्य चीज़ों में निपुण है। तो ऐसे क्या होता है कि हर एक वस्तु का एक क्या होता है, गुण होता है। यहाँ पर भी हम ये कहें कि ये गुण है एक प्रकार का किसी वस्तु का, कि यदि कोई वस्तु क्या है, यह किसी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विरामावस्था अथवा गत्यावस्था से स्वतः परिवर्तन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। यानी वो उसके पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप क्या हो जाए, दूसरी जगह चली जाए। वो यदि स्थिर है तो स्थिर ही रही आएगी। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो हमेशा वो गति ही करती रहेगी। उसके पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप क्या हो जाए, रुक जाए। तो ये यही क्या कहला जाता है, जड़त्व कहला जाता है। ये क्या कहला जाता है, जड़त्व। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक विरामावस्था और एक आता है गत्यावस्था। विरामावस्था क्या होती है? देखिए विरामावस्था क्या होती है, हम जानते हैं कि घड़ी की सुई हमेशा क्या होती है, लगातार घूमती जाती है, वो नहीं रुकती। यानी समय क्या है, परिवर्तनशील है, समय हमेशा बदलता है। अब किसी वस्तु को कब आप विरामावस्था में कह देते हो और कब आप गतिशील अवस्था में कह देते हो। तो यहाँ पर ये अपन देखें कि यदि किसी वस्तु का समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है, हम बोले पेन यहाँ पर रखा हुआ है, अब यहाँ पर रखा हुआ है, हम देख रहे हैं 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, फिर 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो लगातार वहीं का वहीं रखा हुआ है और समय क्या है, बदल रहा है। तो समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या है, नहीं हुआ। अतः इसे अपन क्या बोलेंगे, विरामावस्था में कहेंगे। क्या बोलेंगे, विरामावस्था में। लेकिन जैसे अपन देखें पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उसकी हर समय उसकी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। तो अपन उसे कौन सी अवस्था में कहेंगे, गत्यावस्था में।
किसमें कहेंगे? गत्य अवस्था में। ट्रेन यदि चल रही है, बस यदि चल रही है, कार यदि क्या है चल रही है, तो हम यदि देखें कि अभी वो एक स्थान पर थी, कुछ समय के पश्चात दूसरे स्थान पर आ गई, तो अपन ये कहेंगे कि वो क्या है? गत्य अवस्था में। तो हर किसी वस्तु को उसकी स्थिति में परिवर्तन से विरामावस्था या गत्य अवस्था का निर्धारण किया जाता है कि यदि किसी वस्तु का समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो गत्य अवस्था में है, और यदि किसी वस्तु का समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन नहीं होता तो वो विराम अवस्था में। तो जड़त्व यहाँ पर क्या कहला जाएगा? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु विराम अवस्था अथवा गत्य अवस्था से स्वतः परिवर्तन करने में क्या होती है? असमर्थ होती है। उसे अपन उस वस्तु का क्या बोलते हैं? जड़त्व कहते हैं। लेकिन जड़त्व को मापते कैसे हैं? अब जड़त्व को कैसे मापा जाता है? तो देखिए, जड़त्व किसी वस्तु का जो द्रव्यमान की माप होती है। हम बोले कि ये पेन है, अब पेन का द्रव्यमान 50 ग्राम है, स्वाभाविक है हम आसानी से इसको धक्का मारेंगे और इसको गत्य अवस्था में कर देंगे। तो किसी वस्तु की जड़त्व की जो माप होती है वो उसके द्रव्यमान के माप के क्या होती है? बराबर होती है। अब मैं मान लो ये क्या है कि यहाँ पर यदि कोई वस्तु क्या है, जैसे कोई साइकिल सवार है, आराम से साइकिल चला रहा, अपन सामने आके उसको रोक देंगे, ठीक है, लेकिन अपन से बोल, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है? कम है। अब कोई बोले ट्रेन है, ट्रेन आ रही है, हम दौड़े तो पता चला हम भी पीछे उसकी हमको साथ ले गए। तो यहाँ पर क्या है? ट्रेन का द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है, गतिशील है, लेकिन उसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है, अर्थात जड़त्व क्या है? उसका ज्यादा है, गति का जड़त्व क्या है? ज्यादा है। साइकिल सवार क्या है? यदि आराम से साइकिल चला रहा है, सिंगल या बच्चा साइकिल चला रहा है, आप जाके उसको क्या कर दोगे? रोक दोगे। क्यों? क्योंकि उसके गति का जड़त्व क्या है? कम है। तो यहाँ पर किसी वस्तु के जड़त्व की द्रव्यमान की जो माप है, जड़त्व की क्या होती है? माप होती है। चलिए अपन अब इसे एक उदाहरण के द्वारा, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण के द्वारा अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप सभी लोग बस में यात्रा किए होंगे, है ना? बस में यात्रा हम जब करते हैं तो देखते हैं कि बस चल रही है जी। मान लो बस है इस तरह, इसमें कुछ यात्री बैठे हुए हैं इस तरह से। अब होता क्या है कि बस वाला क्या करता है? एकाएक क्या कर दिया? रोक दिया। देखिए ध्यान से, होता क्या है कि बस चल रही है, हम उसमें खड़े हुए हैं, तो अब क्या हो रहा कि बस किस अवस्था में है? गत्य अवस्था में। हम भी बस के सापेक्ष किस अवस्था में है? गत्य अवस्था में। बस के सापेक्ष किस अवस्था में? गत्य अवस्था। भले हम रुके हुए वहां पर, लेकिन बस के सापेक्ष किस अवस्था में है? यहाँ पर बस के सापेक्ष हम क्या है? यहाँ पर क्या है कि वहां पर हम बस के साथ साथ क्या है? चलते जा रहे हैं। होता क्या है? जैसे ही बस वाला एकदम से ब्रेक लगाता है तो हमारे जो पैर हैं वो एकदम से क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। ये जो पैर हैं एकदम से क्या हो गए? स्थिर। देखिए जब तक बस चल रही थी हम भी बस के साथ साथ उसमें क्या है? चलते जा रहे थे। बस वाले ने जैसे ही ब्रेक लगाया हमारे पैर एकदम से क्या हो गए? स्थिर हो गए। हमारे पैर एकदम से क्या हो गए? स्थिर। लेकिन हमारा जो ऊपरी धड़ा है वो अभी क्या है? गत्य अवस्था में है, वो एकदम से स्थिर नहीं हो पाता। तो ये वाला भाग कहाँ चला गया? आगे, और ये वाला भाग कहाँ गया? पीछे। इसलिए क्या होता है कि जैसे ही बस के एक क्या हो रुक जाने पर यात्री क्या होते हैं? हम आगे की ओर एकदम से क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। ये भी किसका? न्यूटन की गति का प्रथम नियम का ही क्या है? उदाहरण है। ठीक है। इसका यदि अपन अपोजिट कर दें तो क्या होता है कि जैसे हम बस में बैठे खड़े हुए हैं और एकदम से बस को आगे की ओर चला दी, तो क्या होता है कि अब ये भी हम भी विराम अवस्था में हैं और बस वाले भी क्या है? बस भी क्या है? विराम अवस्था में है। अब क्या है? बस के एकाएक, ध्यान दीजिएगा, एकाएक शब्द का प्रयोग किया गया। एकाएक जैसे ही उसने बस को आगे बढ़ाया तो क्या होगा कि अभी हम भी विराम अवस्था में थे और हमारा पूरा शरीर विराम अवस्था में है। जैसे ही बस आगे की ओर जाती है, बस जैसे ही आगे की ओर जाएगी तो हमारे पैर कहाँ चले गए? आगे। जबकि हमारा जो ऊपरी धड़ा है वो अभी क्या है? स्थिर है। तो ये वाला भाग अपना ऊपरी भाग यही रहा है और पैर कहाँ चले गए? आगे चले गए। एकदम से हम क्या हो जाएंगे? पीछे की ओर क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो ये भी क्या है? गति का पहला नियम का क्या है? उदाहरण है। ऐसे करके अनेक उदाहरण होते हैं। जैसे हम क्या किसी के साथ गाड़ी में बैठ जाए, अब गाड़ी हम एकदम से कंट्रोल नहीं रहते, सहज नहीं रहते, और हम बैठे हैं और उसे क्या किया? एक्सीलेटर दिया और एकदम से गाड़ी आगे की ओर बढ़ा दिया। होगा क्या कि हम जैसी गाड़ी में बैठे थे तो हम किस अवस्था में थे? विराम अवस्था में। गाड़ी भी किस अवस्था में थी? विराम अवस्था में। लेकिन जैसे एकदम से उसने आगे की ओर बढ़ाया तो हम एकदम से क्या है? हम पूरी तरह से क्या है? गत्य अवस्था में नहीं हो पाते। हमारा जो ऊपरी भाग है वो कहाँ रहा आता है? विराम की स्थिति में, जबकि निचला भाग कहाँ चला जाता है? गत्य अवस्था में। तो ये वाला भाग चला गया आगे, ये वाला भाग वहीं का वहीं रहा आया, इसलिए हम एकदम से पीछे की ओर झुक जाते हैं। पीछे की ओर एकदम से कभी कभी ऐसा भी आता है कि हम शायद पीछे की ओर गिर जाएं।
तो ये भी क्या है, गति के पहले नियम के उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे हैं। एक और है उदाहरण इसमें आता है, जैसे यदि शाखा, जैसे अपन देखें पेड़ है, पेड़ की शाखाएं हैं, उसमें फल लगे हुए हैं। अब दो कंडीशन बनती हैं। एक व्यक्ति चढ़ता है डिगाल में और उसको धीरे धीरे करके हिलाता है। जब धीरे धीरे करके हिलाता है तो क्या होता है कि जब धीरे धीरे करके हिलाएगा तो जो डिगाल है वो क्या हो जाती है, जो शाखाएं हैं उसमें फल लगे हुए हैं वो भी उसके सापेक्ष क्या हो जाती हैं, गत्य अवस्था में आ जाती हैं। तो पता चला फल नहीं गिरती। अब वो धीरे धीरे करके कितनी तेज भी गिरा, उसको यदि अपन हिलाते रहें तो क्या होगा, जो फल है उसके साथ साथ क्या होते जाएंगे, गत्य अवस्था में होते जाएंगे, वो नहीं गिरेंगे। लेकिन यदि हम क्या करें, हम जाएं और डिगाल को एकदम से क्या करते हैं, हिला दें, तो होगा क्या, एकदम से जैसे अपन हिलाएंगे तो ये मान लो डिगाल है या ये शाखा है और यहाँ पर फल लगे हुए हैं, एकदम से हिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये वाली शाखा एकदम से नीचे की ओर आ गई और फल क्या हो गया, विरामावस्था में रहा है वहीं का वहीं, तो वो एकदम से टूट के कहाँ गिर जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये भी न्यूटन की गति का पहले नियम का क्या है, उदाहरण है। और भी ऐसे उदाहरण है, जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया, कंबल से लकड़ी, यानी जैसे देखिए होगी जब कंबल में बहुत सारे धूल के कण लग जाते हैं, बहुत सारी यानी कि वो गंदा हो जाता है, अपन क्या करते हैं, लकड़ी से एकदम से क्या करते हैं, उससे पीटते हैं। होगा क्या, जैसे ही लकड़ी से पीटते हैं तो जैसी लकड़ी कंबल पर लगी तो कंबल क्या हो गया, थोड़ी सा दूर, और धूल के कण किस अवस्था में रह जाते हैं, विराम अवस्था में, यानी कंबल किस अवस्था में चला गया, गत्य अवस्था में, धूल के कण किस अवस्था में रहे हैं, विराम अवस्था में, तो एकदम से क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर झड़ जाते हैं। तो ये भी न्यूटन की गति का पहले नियम का उदाहरण है। तो अब इसके पश्चात हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर यह आया कि बल क्या है, तो बल अपन क्या बतलाएंगे, एक प्रकार का धक्का या क्या है, खिंचाव है। दूसरा, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। वास्तव में ऐसा क्यों होता है, तो इसका मुख्य कारण होता है जड़त्व। क्या होता है, जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह जो वस्तु है वो अपनी विरामावस्था से अथवा गत्य अवस्था से स्वतः परिवर्तन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। तो ये जड़त्व हो गया। जड़त्व को मापते कैसे हैं, तो जड़त्व की जो माप है वास्तव में उसके द्रव्यमान से ही जड़त्व की माप क्या की जाती है, और इससे संबंधित बहुत सारे उदाहरण। चलिए अपन न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में चलते हैं और इससे संबंधित न्यूटन की गति के पहले नियम से संबंधित अपन एक उदाहरण से या प्रैक्टिकली अपन देखते हैं। चलिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम के संबंध में अपन एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बॉटल है और इसके नीचे एक कार्ड रखा हुआ है। बॉटल भी विराम अवस्था में है, ये कार्ड भी विराम अवस्था में है। यदि हम इस कार्ड को धीरे धीरे खिसकाएं तो क्या होगा, उसे समय मिल गया। बॉटल को क्या है, गत्य अवस्था में आने में क्या मिल गया, समय मिल गया, और ये बॉटल जो है इसी के साथ क्या खिसकती चली जाती है। लेकिन यदि हम देखें कि बॉटल को ऐसे रख दिया जाए और हम इस कार्ड को एकदम से खींचें, एकदम से खींचते हैं जैसे ही, तो बॉटल अपनी वहीं पर रखी रहती है, अपनी विरामावस्था में भी रखी रहती है, जबकि कार्ड एकदम से खींचने पर क्या हो जाता है, गत्य अवस्था में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जड़त्व के कारण ये अपने वहीं पर रही आएगी, जबकि ये क्या हो जाती है, गत्य अवस्था में आ जाती है। ये किसके कारण हुआ, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के आधार पर। एक और अपन उदाहरण देखते हैं। यदि अपन एक और उदाहरण देखा जाए, मान लो हमारे पास क्या है, एक बीकर है, ये बीकर है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सिक्का रख दिया जाए, और सिक्का रखने के पश्चात यदि हम सिक्के को एकदम से खींचा जाए इस तरह से, तो जैसे हम इसे एकदम से खींचेंगे तो ये सिक्का क्या होता है, जैसे एकदम से खींचते हैं तो सिक्का जो है विरामावस्था में होने के कारण, चूंकि हमने जैसे ही एकदम से खींचा तो ये जो कागज है वो किस अवस्था में आ गया, गत्य अवस्था में, जबकि जो सिक्का है वो किस अवस्था में रहा है, विराम अवस्था में, तो वो इसके अंदर चला जाता है। लेकिन यदि हम इसे आराम से खींचते, तो क्या होता, ये धीरे धीरे करके किस अवस्था में आ जाता, दोनों गत्य अवस्था में हो जाते। तो ये सब किसके कारण होता है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के आधार पर। तो ये थे न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित और उदाहरण। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अतः सभी बच्चे जितने भी उदाहरण हो उसे सर्च करें, देखें कि कौन कौन सी जगह पर न्यूटन की गति का प्रथम नियम लागू हो रहा है। चलिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देखते हैं कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है क्या। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या बतलाया गया है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए
बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यहां पर एक शब्द आया है संवेग। संवेग क्या है? संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है और वेग कितना है, उनका जो गुणा किया जाए तो उस वस्तु का क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। इसके पहले की क्लासेस में हमने संवेग के बारे में देखा था कि वास्तव में संवेग है क्या, तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण से अपन ने एक नुकसान के बारे में उदाहरण समझाया था हमने कि यदि कोई बालक है, बालक यदि चल रहा है तो यदि कोई साइकिल सवार से टक्कर होगा तो उसे थोड़ी सी नुकसान होगा। अब दूसरा, उसकी स्पीड कितनी थी, मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक कार वाला आता है, उसकी स्पीड भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, वो उसे टक्कर मारता है तो उसे थोड़ी सा ज़्यादा नुकसान होता है, स्पीड वही है। अब कोई ट्रक वाला आता है और ट्रक वाला की स्पीड भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन वो उससे टकराता है तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है। तो द्रव्यमान यहाँ पर अपन ये बतलाए थे कि जो नुकसान है वो क्या है, द्रव्यमान के अनुपाती हो रहा है, यानी द्रव्यमान कम नुकसान कम, द्रव्यमान ज्यादा नुकसान ज्यादा। एक और अपन ने उदाहरण दिया था कि गोली वाला उदाहरण दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को अपन पेन फेंक कर माने, अब पेन का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम है, पेन का द्रव्यमान 50 ग्राम है लेकिन उसका वेग कम है, तो क्या होगा, उसको नुकसान कम होगा। लेकिन एक गोली है, गोली भी 50 ग्राम की और उसे अपन क्या करें, मारे, तो क्या होगा, पेन द्रव्यमान वही है लेकिन उसका वेग ज्यादा है, तो क्या होगी, आर पार निकल जाएगी, उसे क्षति क्या होगी, ज्यादा होगी, नुकसान ज्यादा होगी। तो यहाँ पर और कोई दूसरा क्या है, नुकसान क्या है, किसके अनुपाती है, वेग के भी अनुपाती है। इस नुकसान को भौतिक राशि में क्या नाम दे दिया गया, संवेग। और यहाँ पर संवेग अनुपाती क्या हो गया, संवेग अनुपाती हो गया किसके, द्रव्यमान और वेग की। और किसी यानी यही एक भौतिक, इसी को अपन क्या है, एक संवेग नाम दे दिए गए, यानी ये जो नुकसान हो रहा था उसको क्या नाम दे दिया गया, भौतिक राशि में संवेग नाम दिया गया। और संवेग की परिभाषा बना दी गई कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, अर्थात किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बारे में यदि आपको डिटेल से समझना है तो इसके हमारी पहले की क्लासेस में हमने इससे संवेग को, संवेग संरक्षण के नियम को बहुत ही आसान तरीके से उदाहरण के द्वारा समझाया था, आप जरूर देखिएगा। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग किसे दर्शाते हैं, पी सी। संवेग परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या हो जाएगा, डी, की दर का मतलब क्या हो जाएगा, डी टी। संवेग परिवर्तन की दर, उस पर लगाए गए बल, लगाए गए बल क्या होता है, एफ, लगाए गए बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यह न्यूटन की गति का क्या है, द्वितीय नियम है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यह न्यूटन की गति का क्या है, दूसरा क्या है, नियम है। यदि अपन इसे समझने का प्रयास करें तो हम मानते हैं कि माना एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है, m, वेग कितना है, u। कुछ समय के पश्चात इस वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहता है लेकिन वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, वेग कितना हो जाता है, v। अब क्या होगा, यदि यहाँ पर देखा जाए तो किसके कारण ये इसके वेग में परिवर्तन हुआ, कोई ना कोई बल के कारण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, F अनुक्रमानुपाती, या क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, समांतराल, समांतराल। यानी F अनुपाती संवेग में कैसे परिवर्तन हुआ, पहले उसका संवेग कितना था, m इंटू यू, फिर संवेग कितना हो गया, m इंटू वी। तो m इंटू वी में से हम कितना घटाते हैं, m इंटू यू, बट इस समय कितना लग रहा है, t। ठीक है, F अनुपाती दोनों के पास m है तो m क्या हो गया, कॉमन, यहाँ कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपान कितना हो जाएगा, t, v माइनस यू अपान कितना हो गया, t। अब v माइनस यू क्या है, यहाँ पर v माइनस यू, F अनुपाती m, v माइनस यू यानी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। पहले उसका वेग कितना था, u था, उसके पश्चात उसमें बल लगाया गया, वेग कितना हो गया, v हो गया। तो वेग में परिवर्तन कितना होगा, तो ये वेग में परिवर्तन
वेग में परिवर्तन हो रहा है और बटे में क्या है, यहाँ पर समय है, ध्यान दीजिएगा। वेग में परिवर्तन बटे क्या, समय। और वेग परिवर्तन की दर कहला जाती है त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, त्वरण। तो यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर बराबर होती है किसके, त्वरण के। तो ये हो जाएगा त्वरण। त्वरण को किससे दर्शाते हैं, ए से। तो एफ अनुपाती क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एफ अनुपाती क्या हो जाएगा, एम इंटू यू, या एफ बराबर कितना हो जाएगा, के एम ए, जहाँ के क्या होता है, एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो जहाँ के एक अनुक्रमानुपातिक क्या है, नियतांक है, और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो के बराबर 1, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एम इंटू कितना, ए। ये हो जाएगा न्यूटन की गति का क्या है, दूसरा नियम। अब हम इससे संबंधित बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे अपन देखें कि कांच का कोई पात्र है, वो यदि क्या हो गया, फर्श पर गिर गया, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन वही कांच का पात्र किसी दलदल वाली जगह पर गिरेगा तो नहीं टूटेगा। क्यों, क्या होता है कि जब वो कांच का पात्र कहां पर, यहाँ अपन बोले फर्श पर गिरता है, कांच का पात्र फर्श पर गिरता है, तो जैसे ही फर्श पर गिरता है तो वह एकदम से क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। गया, ये आया और फर्श पर जाके एकदम से क्या हो गया, स्थिर हो गया। और जैसे ही स्थिर होता है तो समय का मान क्या हो जाता है, कम। डेल टी का मान क्या हो गया, कम। जब डेल टी का मान कम होगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो वो क्या हो जाएगा, बल ज्यादा लगा तो वो क्या हो गया, टूट गया। लेकिन यदि वही कांच का पात्र किसी दलदल वाली जगह पर गिरता है तो वो क्या होता जाता है, दलदल वाली जगह में नीचे की ओर ऐसे धंसता जाता है, और धंसता जाएगा तो उसे रुकने में समय क्या हो गया, ज्यादा। डेल टी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। और ज्यादा का भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब दलदल वाली जगह पर वही कांच का पात्र गिरता है तो वह नहीं टूटता। इसलिए यहाँ पर ये न्यूटन की गति से द्वितीय नियम से ही होता है। दूसरा, हम एक दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं कि हम फर्श पर कूदते हैं तो चोट लगती है, जबकि यदि फर्श की बजाय हम रेत पर कूद जाए तो हमको चोट नहीं लगती। तो यही उदाहरण होगा कि जब हम फर्श पर कूदते हैं तो हमारे पैर एकदम से स्थिर हो जाते हैं, एकदम से जाते हैं और स्थिर हो गए। और जब एकदम से स्थिर हो गए तो डेल टी का मान क्या हो गया, कम। डेल टी का मान कम होगा तो बल क्या हो जाएगा, ज्यादा, चोट लगेगी। लेकिन जब हम रेत पर कूदते हैं तो हमारे पैर क्या होते, धीरे धीरे धंसते चले जाते हैं। और जब धीरे धीरे धंसते चले जाएंगे तो डेल टी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। डेल टी का मान ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, बल का मान कम। तो अपन को चोट क्या नहीं लगती। यानी स्वाभाविक सी बात है, हमको यदि कहीं से कूदना है एकदम से, और एक साइड क्या है, यहाँ पर पत्थर रखे हैं और एक साइड यहाँ पर देखें रेत वगैरह है या दलदली जगह है, तो हम कहाँ कूदना ज्यादा पसंद करते हैं, दलदल वाली जगह पर, रेत वाली जगह पे। क्यों, क्योंकि हमको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ कूदेंगे तो हमको चोट नहीं लगेगी। लेकिन क्यों नहीं लगेगी, उसका रीजन यही होता है कि जब हम वहां कूदते हैं तो वहां पर क्या होता है, डेल टी, हमारे जो पैर हैं एकदम से स्थिर नहीं होते, वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, धंसते चले जाते हैं। जब धीरे धीरे धंसते चले जाएंगे तो स्वाभाविक है डेल टी का मान बढ़ जाएगा, और डेल टी का मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन को चोट क्या नहीं लगती। देखे होंगे अपन पानी में हम कितनी ऊंचाई से कूद जाते हैं, उतनी ऊंचाई से कूद जाने के बाद अपन को एक भी चोट नहीं लगती है ना। उसका रीजन क्या होता है कि जब हम पानी में कूदते हैं तो हम धीरे धीरे नीचे जाते जाते हैं, यानी हमारे रुकने में कितना समय लग जाता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। जब समय का मान क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा अधिक होगा बल का मान उतना क्या होगा, कम होगा। इसलिए अपन को चोट नहीं लगती। क्रिकेट के खेल में अपन देखते हैं कि खिलाड़ी कैच लेता है। अब कैच कैसे लिया, वो एक दो प्रकार के खिलाड़ी, एक ऐसे कर दिया, गेंद आ रही है और तुम हाथ और उसी के साथ ले जाए तो क्या होगा, एक तो चोट भी लग जाएगी और गेंद भी छूट जाएगी। क्यों, क्योंकि समय का मान आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। और एक खिलाड़ी क्या करता है, इतनी तेज गेंद आती है, बढ़िया आराम से उस हाथ को क्या पीछे की ओर ले जाता है। जितना ज्यादा पीछे की ओर हम ले जाएंगे क्या हो जाएगा, समय का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेल टी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब डेल टी का मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बल का मान कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है अपन को चोट नहीं लगेगी। तो कैच भी आसानी से अपन ले लेते हैं और अपने हाथों में भी नहीं लगता। तो ये भी क्या है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार ही है। तो चलिए अपन न्यूटन की गति का तृतीय नियम देख। तो देखिए न्यूटन की गति का तृतीय नियम है क्या। चलिए, तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहला जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी क्या कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसका मतलब क्या होगा कि आप देखे होंगे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं। आप देखोगे कि बॉल को हम दीवार पर फेंकते हैं तो क्या होगी, बॉल जाती है दीवार पर जाके टकराती है और टकराने के पश्चात फिर से हमारे पास लौट कर आ जाती है। टकराने के बाद फिर से हमारे पास लौट कर आ जाती है। क्यों आती है, ये क्या है, आखिर इसका रीजन क्या होता है कि हमने तो बॉल को दीवार पर फेंक दिया था, अब वो बॉल गई दीवार पर जाके टकराई, टकराने के पश्चात फिर से दीवार ने हमारी ओर उसको फेंक दिया। यही न्यूटन की गतिगत नियम है। तो इसमें क्या है, चलिए एक और उदाहरण से अपन देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम दो वस्तुएं लेते हैं। एक वस्तु मान लो ये ए हो गई और दूसरी वस्तु क्या हो गई, बी हो गई। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर ऐसे क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। अब क्या होगा, जो पहली वस्तु मान लो ये ए है और दूसरी वस्तु ये क्या है, बी है। जो पहली वस्तु होगी वो दूसरी वस्तु पर एक बल लगाएगी। कहाँ बल लगाएगी, नीचे की ओर। जो नीचे की ओर एक बल लगाएगी उसे कहते हैं क्रियाबल। क्या कहते हैं उसे, क्रियाबल। ये क्रियाबल है। अब ये वस्तु जितना बल नीचे की ओर लगा रही थी, ये जो दूसरी वस्तु होती है वो भी उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है, उतना ही बल ऊपर की ओर लगाती है। उस बल को क्या बोला जाता है, प्रतिक्रिया बल। ये देखिए, ये पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर नीचे की ओर एक बल लगाती है जिसे अपन क्या कह देते हैं, क्रिया बल। तो दूसरी वस्तु भी क्या करती है, पहली वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है जिसे अपन क्या कह देते हैं, प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यहाँ पर क्या है, नीचे की ओर लगने वाला जो क्रियाबल है यानी अर्थात FAB, ये ऊपर की ओर लगने वाले बल अर्थात FBA के क्या है, बराबर है। दोनों बल आपस में बराबर है, लेकिन क्या देखने को मिल रहा है, एक बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, और एक बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। तो दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। और जब दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो हम क्या कह सकते हैं, FAB बराबर FBA। लेकिन यहां पर क्या आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि ये ऋण चिन्ह यह दर्शा रहा है कि बल आपस में परिमाण में तो बराबर हैं, लेकिन उनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है। विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे हैं। तो वही न्यूटन की गतिगत नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तो है लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार से चलिए अपन इसके कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला है मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। ये सबसे अच्छा उदाहरण है। आप लोग देखे होंगे कि हम जब चलते हैं, गौर कीजिएगा, हम जब चलते हैं तो क्या होता है, अपन जब चलते हैं तो पहला पैर अपन आगे की ओर बढ़ाए, ये हो गया। अब जैसे ही दूसरा पैर अपन बढ़ाते हैं तो सबसे पहले अपनी जो पैर का देखे होगे कि ये जो एड़ी होती है ये पहले उठती है इस प्रकार से, और इसके उठने के पश्चात ये जो हमारे पंजे होते हैं, पैर के पंजे, ये क्या करते हैं कि जब लास्ट में जमीन पर पीछे की ओर धकेलते हैं, ये जो पंजे होते हैं यानी पैर की जो उंगलियां होती हैं वो क्या करती हैं, जमीन को पीछे की ओर क्या करती हैं, धकेलती हैं। धकेलने का मतलब क्या होगा कि जमीन पर पीछे की ओर एक बल लगाती हैं। उस बल को बोला जाता है क्रिया बल। अब जब तेजी से वो बल लगाएंगे तो जमीन भी हमको क्या करती है, तेजी से आगे की ओर धकेलती है। उसे कौन सा बल कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। और जब जमीन अपन को क्या करती है, धकेलती है, तो हम कहाँ बढ़ जाते हैं, एकदम से आगे की ओर। इस प्रकार से यही प्रक्रिया लगातार चलती जाती है और हम आगे की ओर क्या बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बल लगा, पैरों के द्वारा, हमारे द्वारा जमीन पर जो पीछे की ओर बल लगता है उसे अपन कह देते हैं क्रिया बल, और जमीन के द्वारा जो पैरों पर या उंगलियों पर जो बल लगता है आगे की ओर वो कौन सा बल कहला जाएगा, प्रतिक्रिया बल। उसी के कारण हम आसानी से जमीन पर चलते हैं या दौड़ते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है। गोली छूटने पर बंदूक पीछे को क्या करती है, गति करती है। तो देखे होगे राइफल जो बंदूक होती है, क्या होता है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जब बंदूक से गोली क्या की जाती है, छोड़ी जाती है, तो गोली का वेग तो बहुत तेज होता है, यानी तेज होता है, यानी क्या हो, तेज बल की आवश्यकता होती है। तो वो जितनी तेजी से आगे की ओर जाती है गोली, उतनी तेजी से तो आगे की ओर जाएगी, तो वो कौन सा बल हो गया, क्रिया बल। अब उतनी तेजी से गोली क्या करती है, पीछे बंदूक पर पीछे की ओर एक बल लगाती है। तो आप देखोगे कि जो बंदूक होती है उसका जो निचला भाग होता है उसे कंधे से ऐसे लगाया जाता है, यानी यदि आप उसमें सावधानी बरती जाती है कि यदि आप उसका निचला भाग और कंधे के बीच यदि गैप हो गया तो क्या होगा, ये तेजी से धक्का मारेगी और हमारे कंधे क्या उखड़ भी सकते हैं। तो लास्ट वाले भाग को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सटा के रखते हैं, और जैसे ही सटा के रखेंगे तो वो
तेजी से जब बल लगता है पीछे की ओर, यानी गोली कहाँ गई, आगे की ओर। अब वो बल किस पर लगा दी, बंदूक पर, तो बंदूक कहाँ जाएगी, एकदम से पीछे की ओर। पीछे की ओर जाएगी तो कहाँ, पीछे धक्का मारेगी, और जैसे ही धक्का मारेगी तो यदि यहाँ गैप हुआ तो ये हमारे कंधा उखाड़ने का चांस रहेगा। तो हम एकदम से सटा के रखते हैं तो ये आसानी से उसको क्या कर लेता है, सहन कर लेता है। तो ये कौन सा बल कहला जाता है, प्रतिक्रिया बल। तो गोली का आगे जाना, यानी बंदूक के द्वारा गोली को आगे की ओर भेजना, कौन सा बल है, क्रिया। और गोली के द्वारा जितनी तेजी से आगे जाती है उतनी तेजी से पीछे की ओर बल लगाना बंदूक पर, वो कौन सा बल कहला जाता है, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, चलिए तीसरे उदाहरण पर देखते हैं। नाव से किनारे पर कूदना। नाव से किनारे पर कूदना, तो आपने देखा होगा कि जब हम विभिन्न प्रकार के नदियों में, तालाबों में नाव से क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, या नाव में क्या करते हैं, घूमते हैं। तो घूम के आने के पश्चात, मैंने भी अनुभव किया, आप लोग भी अनुभव किए होंगे, घूमते हैं, जब घूम के आने के पश्चात जो नाविक होता है वो लास्ट में अपन को क्या करता है, एक एक करके उतरने के लिए बोलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जल्दबाजी में उतरने का प्रयास किया, कूद गया एकदम से, तो नाव एकदम से हिलने डुलने लगती है या पीछे की ओर जाने लगती है ना। तो ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा, तो अपन देखते हैं कि जैसे ही अपन क्या करते हैं, नाव से एकदम से कूदते हैं, नाव से एकदम से कूदते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब कूदने का प्रयास करते हैं तो नाव पर कहाँ बल लगाते हैं, पीछे की ओर। और जैसे ही पीछे की ओर बल लगाएंगे तो नाव क्या होने लगती है, थोड़ी थोड़ी हटने लगती है, यानी पीछे जाने लगती है। उसके फलस्वरूप एकदम से क्या होता है, वो भी अपन पर पीछे की ओर बल लगाती है और हम कूद के क्या हो जाते हैं, आगे की ओर आ जाते हैं। तो यही क्या कहला जाता है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। इसलिए आप लोग देखे होंगे, ऊंची कूद हो या लंबी कूद हो, क्या करते हैं अपन, कुछ दूर दौड़ के आते हैं, दौड़ के आने के पश्चात अपन क्या करते हैं, जितनी तेजी से नीचे जंप मारते हैं, जमीन पर जंप मारते हैं, पीछे की ओर बल लगाते हैं, उतनी तेजी से हम ऊपर भी कूद जाते हैं ऊंची कूद में। और यदि लंबी कूद होती है तो लंबी कूद में भी क्या करते हैं, हम आगे तक कूद जाते हैं। जितनी तेजी से हम जमीन पर बल लगाएंगे उतनी तेजी से क्या होंगे, आगे की ओर जाएंगे आप। ठीक है, अगला है, कुएं से पानी खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाए तो खींचने वाला जो व्यक्ति है वो पीछे की ओर गिर जाता है ना। ये भी एक अनुभव अपन किए होंगे या फिर अपने साथ ऐसा शायद हुआ हो। ठीक है, कि कुएं वाला उदाहरण, या फिर कोई वस्तु को नीचे की ओर अपन ले जा रहे हैं और एकदम से रस्सी टूट जाए। तो होता क्या है कि जब हम कुएं से रस्सी को, बाल्टी खींचते हैं रस्सी के द्वारा, तो जब अपन कहाँ बल लगा रहे हैं, ऊपर, क्योंकि बाल्टी को कहाँ लाना है, ऊपर लाना है, ऊपर लाना है। तो बाल्टी को जब ऊपर लाएंगे तो बल कहाँ लगा रहे हैं अपन, ऊपर की ओर। तो क्रिया बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। क्रिया बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। इसके फलस्वरूप बाल्टी कहाँ बल लगा रही है, नीचे की ओर। बाल्टी कहाँ बल लगा रही है, नीचे की ओर। वो कौन सा बल है, प्रतिक्रिया बल। यदि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर का मतलब दोनों बराबर है तो बाल्टी वहीं रह जाएगी। हम थोड़ी सा ज्यादा बल लगा रहे तो बाल्टी कहाँ जाती जा रही, ऊपर की ओर जाती जा रही है ना। बाल्टी तो नीचे की ओर भी बल लगा रही, जिसे अपन प्रतिक्रिया बल कहते हैं। और अपन कहाँ खींच रहे हैं उसको, ऊपर की ओर खींच रहे, तो वो कौन सा बल है, क्रिया बल। अब मान लो रस्सी कमजोर थी और एकदम से क्या हो जाए, टूट जाए, एकदम से क्या हो जाए, टूट जाए, तो जो नीचे की ओर बाल्टी पर लगने वाला बल था, प्रतिक्रिया बल, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब वो समाप्त हो जाएगा तो हम क्या होंगे, एकदम से पीछे की ओर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या बचा वहां पर, केवल क्रिया बल बचा, हमारे द्वारा लगाया गया बल बचा। तो एकदम से वो बस जब बल बचेगा तो हम क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल, ये क्या कहलाए जाते हैं, न्यूटन की गति का क्या है, तृतीय नियम है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लासेस में न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम तथा न्यूटन की गति के तृतीय नियम, तीनों नियमों के बारे में अपन ने क्या किया, अध्ययन किया। और एक साधारण तरीके से विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का क्या किया, प्रयास किया। ये जो क्वेश्चन है 9वीं की विज्ञान में भी पूछा जाता है, 11वीं फिजिक्स में भी है, और विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जामों में भी इससे संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। जैसे न्यूटन की गति के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं, तो उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, तो संवेग का नियम कहते हैं। और न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी अनेक विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जामों में या विकल्प में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी होगी, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में लेकर आएंगे और एक साधारण तरीके से समझेंगे कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है। तो आपको यदि ये अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और कुछ भी हो तो जो भी समझ में आता हो या जो भी गलतियां हो जाती हैं उसे कमेंट्स करना ना भूलें। तो सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।